बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुन सको तो सुनो में खुश आमदीद। आज जो नॉवल लेकर आए हैं उसका उन्वान है बेली राजपूता की मलका। उम्मीद है नॉवल आपको पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और अपना हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाना मत भूलिएगा। आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली तमाम कहानियाँ, तमाम नॉवेल आपको बर वक्त मिलते रहें। शुक्रिया। वो अपने कमरे में इधर उधर टहल रही थी। दोनों हाथ सीने पर बंधे थे, बाल चोटी में मुक़य्यद थे और चेहरे पर सोचों का जाल बिछा था। वो काफ़ी देर से इसी तरह टहलते हुए कुछ सोचे जा रही थी, फिर थक कर पलंग पर बैठ गई। महाराजा पलंग भारी आम्बों सी लकड़ी का बना था। बड़े बड़े मोटे पाए शीशम के बने थे। चारों कोनों पर लगे आम्बूसी डंडों पर पीतल का काम नक्श था और डंडों से जड़ी पट्टियों पर गुलाबी पोत के पर्दे गिर रहे थे। रूपा, कुछ सोच कर इसने आवाज़ दी। जानती थी कि रूपा आसपास ही होगी और बोतल के जिन की तरह वो वाकई अगले ही लम्हे दरवाजे पर थी। जी मैम साहब, मुझे कलम दवात बल्कि सिर्फ कागज़ ला दो और एक ख़त का लिफाफा भी, कहकर वो अपनी राइटिंग टेबल तक आई और दरवाज़ा खोलकर चीज़ें उलट पुलट करने लगी। जब तक इसने कलम ढूंढा, रूपा कागज़ और लिफाफा लेकर हाजिर हो चुकी थी। एक रुक्का लिख रही हूँ, एहतियात से बदर गाज़ा तक पहुँचाना है। वो कागज़ मेज़ पर रखे तेज़ी से अंग्रेज़ी में कुछ लिख रही थी, मगर ध्यान रहे कोई पढ़े ना, एहतियात से छुपा के ले जाना। रुक्का लिखकर इसने कागज़ की 2 तहें लगाईं, इसे लिफाफे में डाला और लाख से सरबा मोहर कर दिया। रूपा लिफाफा लेकर बाहर निकल गई। वो सोचती निगाहों से कलम को तकती रही, फिर गहरी सांस लेकर सर मेज़ पर रख दिया। रूपा साड़ी संभालती लिफाफा हाथ में लिए जीना उतर कर आई तो दीवान खाने में पहला सामना गोपाल से हुआ। किधर जा रही हो? अभी इसकी निगाहों में लिफाफा नहीं आया था, लेकिन रूपा ने खुद से लिफाफा आगे बढ़ा दिया। मेम साहब ने यह बदर गाज़ा के लिए दिया है। गोपाल के लब भिंज गए। इसने लिफाफा इसके हाथ से लिया और अंदर आओ कहता तेज तेज डग भरता अपने कमरे में चला आया। नहायत बेरहमी से लिफाफा चाक किया। अंदर साफ कागज़ पर लिखा छोटा सा पैगाम था। तुमने वादा किया था कि तुम मेरी मदद करोगे। मेरे जहन में एक मंसूबा है। इस बुधवार गोपाल शिकार पर चंद रोज़ के लिए शहर से बाहर जा रहा है। बुध और जुमेरात की दरमियानी शिब में पुराने कब्रिस्तान में तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। इस भूत को रंगे हाथों पकड़ने के लिए अगर शबपाशी इधर करनी पड़ी तो कोई मज़ायक़ा नहीं, तुम तैयार रहना। फ़क़्त माया फर्नांडिस। गोपाल के लबों पर इस्तज़ाई मुस्कुराहट बिखर गई। इसने निहायत नफासत से लिफाफे को दोबारा सर बमुहर किया और रूपा के हाथ में थमा दिया, और साथ 5 रुपये भी। रूपा खामोशी से दोनों शिया संभाले बाहर निकल गई। ये रास्ते में किसी ने पढ़ा तो नहीं? बदर ने रुक्का पढ़कर कदरे फिक्रमंदी से पहली बात यही पूछी थी। ऐसी ज़रूरत है किसी की महाराज कि वो आपका रुक्का पढ़े? वो मुतमईन हो गया और जवाब में मस्बत इशारा और इनाम देकर इसे रुखसत कर दिया। रूपा ने जब वापस हवेली में कदम रखे तो गोपाल इसका मुंतज़िर था। क्या कहा इसने? लहजा नफ़रत और चुभन से भरपूर था। यही के जवाब मस्बत है। बहुत खूब, अब जाकर मेम साहब से बोलो कि DC बहादुर इनसे मिलने आए हैं, वो नीचे ड्रेसिंग रूम में आ जाएं। वो कहकर खुद भी इस तरफ चला गया। रूपा इस तक आई तो वो अभी तक मुंतज़िर टहल रही थी। इसे देखकर चेहरे पर खुशी की रमक आई। बहुत देर कर दी। रूपा देवी, क्या कहा इसने? वो कह रहा है कि इनका जवाब मस्बत है। मुझे 10 रुपये भी बतौर इनाम दिए हैं, और हाँ, ठाकुर गोपाल ने कहला भेजा है कि DC साहब आपसे मिलने के वास्ते आए हैं। नीचे आ जाएं, वो ड्राइंग रूम में बैठे हैं। गोपाल हवेली में है। माया के चेहरे पर तफक्कुर उभरा। इसने रुपये की बाबत कोई सवाल तो नहीं किया? हरगिज़ नहीं, इन्हें तो इल्म भी नहीं। बहुत बेहतर, तुम जाओ, मैं ज़रा ठहर कर आती हूँ। वो सिगार मेज़ के सामने खड़ी बालों में कंघा करने लगी, फिर आंखों में काजल गहरा किया और साड़ी का पल्लू संभालती बाहर चली आई। जीने उतर कर वो नीचे आई तो गोपाल और जॉन कार्लस इसके मुंतज़िर थे। शाम बखैर लेडी फर्नांडिस। जॉन कार्लस उठ खड़ा हुआ
वो सर के इशारे से सलाम का जवाब देती इसके सामने बैठ गई, दाएं टांग बाएं पर रख ली। आज फिर मुकाबिल इसकी जूती की नोक पे थे। फरमाइए डीसी बहादुर, क्यों जहमत की? इसका लहजा खासा रूखा था। इस रोज़ इंस्पेक्टर शाह ने मुझसे जिक्र किया था कि आपने शेखर राज के कत्ल के केस की तहकीकात के सिलसिले में अपडेट रहने की दरख्वास्त की थी। पुलिस तहकीक कर रही है कि शेखर के साथ किसके साथ दुश्मनी हो सकती है। इस सिलसिले में चंद तनाज़ात सामने आए हैं। इंस्पेक्टर शाह ने तो इनकी शायद इतनी अहमियत नहीं दी, मगर ठाकुर गोपाल का ख्याल था कि इनमें से एक तनाज़ आपकी नज़र में ज़रूर आना चाहिए। माया ने कटेली निगाह गोपाल पे डाली। वो जहन में बुझी मुस्कुराहट के साथ इसे देख रहा था। इसके अंदाज में फतह का रंग गालिब था। जाने ऐसा क्या कहा था? वो कदरे बेचैन हुई। कौन से तनाज़ात? जॉन कार्लस ने कोट की शिकन दुरुस्त की और एक फाइल इसके आगे की। ये तफसील है, आप मुझे ज़ुबानी बता दीजिए। बहुत बेहतर लेडी फर्नांडिस। वो फाइल खुद हाथ में लिए इस पर निगाह दौड़ाता कहने लगा, ये नहर के पार वाली ज़मीन का केस है। शेखर का एक मुकामी ज़मींदार से इसकी मलकियत का मुकदमा आजकल अदालत में है। क्या आपको मालूम है? रुककर फाइल से नज़र हटाकर कार्लस ने पूछा। नहीं। इसने बेचैन और मुस्तरब होकर पहलू बदला। कैसा मुकदमा है ये? शेखर की लाखों की मलकियत की अराजी पे एक ज़मींदार ने कब्जा कर रखा है। इस पर एक दफ़ा खून खराबा और मुतअद्दिद बार झगड़ा हो चुका है। ज़मीन शेखर की है, मगर ज़मींदार का कहना है कि वो ज़मीन शेखर से ख़रीद चुका है। शेखर ये बात मानने को तैयार नहीं और फिर शेखर मारा गया। कौन है वो मुकामी ज़मींदार? जॉन कार्लस ने फाइल बंद करके सामने रख दी। मलक बदर गाज़ा। माया एकदम खड़ी हो गई। गोपाल के लबों पर जहर खन मुस्कुराहट गहरी होती चली गई। माफ़ कीजिएगा, वो कहकर तेज़ी से जीने चढ़ते ऊपर चली गई। क्या हुआ? जॉन कार्लस हैरत से इसे जाता देखता रहा। गोपाल ने तंजिया निगाह इस पर डाली। सदमा लगा है और कुछ नहीं। और फिर फाइल हाथ में लिए सफ़े पलटने लगा और वो सारा दिन इसी सोच में गलता रही कि आखिर ये तनाज़ा पहले क्यों इसके सामने नहीं आया था। ना इन 6 माह में शेखर ने कोई जिक्र किया, ना बदर ने। वो शेखर का जिक्र शुरू में अच्छे अल्फाज में करता था। बाद में इसने शेखर को चोगा पोश बना डाला तो लहजा तब्दील हो गया। खून खराबा, मुकदमा अदालत में। जॉन कार्लस के अल्फाज इसके जहन में गूंजते रहे। वो परेशान सी कमरे में इधर उधर टहलने लगी। ये खबीज बुढ़ा कार्लस भी जाने क्यों वो ज़ेर लब कुछ बड़बड़ाए जा रही थी। फिर थक कर बाहर चली आई। इसको इस वक्त किसी न किसी इस तनाज़े की तफसीलात पूछनी थी और रूपा से बेहतर इसे कोई नहीं बता सकता था। रतन बुआ। रसोई की चौखट से इसने अंदर झाँका। रूपवती कहाँ है? वो घर गई है ठुकराइन। इसकी बहन का बच्चा शदीद बीमार है। इसकी माँ इसे बुलाने आई थी। कोई काम है तो मुझे कहिए। वो गीले हाथ साड़ी के पल्लू से पोंछती फ़ौरन हाजिर हुई। मुझे इसके घर छोड़ाओ। अच्छा। हुक्म कदरे हैरान कुन था, मगर रतन बुआ को अब ठुकराइन हैरान नहीं लगती थी। हवेली के लोग अब गालबन इसके आदी होते जा रहे थे। पालकी तैयार है ठकराइन, आप तशरीफ़ ले आइए। चंद साहतें गुजरी थी कि इसने वहीं चौखट से लगी मुंतज़िर माया को मुतल्ला किया। रूपा का घर करीब ही था, कच्चा सा, एक कमरे का मकान, सामने वाला बड़ा सा सहन, एक तरफ रसोई, इसमें मिट्टी का चूल्हा। सहन में 2 चारपाइयाँ बिछी थीं, एक पर एक बच्चा लेटा मुसलसल रो रहा था। साथ इसकी माँ बैठी इसे चुप कराने की कोशिश में लगी थी। दूसरी चारपाई खाली थी। रूपा रसोई में बैठी चूल्हे में लकड़ियाँ झोंक रही थी। माया को देखकर हैरान से उठ खड़ी हुई। मेम साहब, आप जहमत क्यों की? मुझे बुला भेजा होता। वो हाथ साफ करके इस तक आई। कुछ पूछना था, ज़रा जल्दी से मुझे। लहजे में नखवत दर आई थी। कुछ तकल्लुफ़ और कुरफ़ा से वो चरपाई पर बैठी थी। हुक्म करें मेम साहब। रूपा भी हैरान सी इसके कदमों में बैठ गई। बच्चा अभी तक रोए जा रहा था। बदर और शेखर का आपस में ज़मीन के मामले पर कोई झगड़ा था। रूपा चंद साहतें खामोश रहकर बोली, हाँ जी, था तो सही। कमाल है, तुमने मुझे कभी आगाह नहीं किया। माया का मूड बिगड़ा था। खैर, मामला क्या था? छोटे ठाकुर की नहर वाली ज़मीन पे मलक बदर गाज़ा का कब्ज़ा है। इसे दावा था कि ज़मीन ठाकुर ने इसके हाथ फरोख्त कर दी थी, मगर ठाकुर। बच्चा अब गले फाड़ कर रोने लगा था। एक दफ़ा ज़मीन पर झगड़ा हो गया था। ठाकुर के एक बंदे ने छोटे मलक के एक मज़ारे को बच्ची मार दी थी। वो मर गया था। छोटे मलक ने मुकदमा कर दिया। बाद में सुलह हो गई थी।
बच्चा बेड़ियां रगड़ रगड़ कर बिलख रहा था। सुलह कब हुई? 4 साल की बात है। बच्चा अब अपना सर माँ के घुटने से मारने लगा था। माँ मुसलसल से संभालने की कोशिश कर रही थी। सुलह के बाद दोबारा कोई झगड़ा। चंद माह कबल जुबानी कलामी एक झगड़ा। ये बच्चा क्यों रो रहा है रूपा? इसे पहले चुप कराओ। बेजार सी होकर वो कहने लगी। बच्चे का रोना इसे मुसलसल तंग कर रहा था। कोई बात ठीक से कर ही नहीं पा रही थी। बीमार है जी। माँ घबरा के इसे कंधे से लगाकर थपकने लगी, मगर वो रो रो कर हलकान हुआ जा रहा था। मगर इतना क्यों रो रहा है? माया को बच्चों में दिलचस्पी कहाँ थी? बस बराए नाम पूछ लिया। इस पर जादू हो गया है जी। मेरी सास की बहन ने टोना कर दिया है। रूपा की बात पर वो जैसे थक कर बोली। और ये किसने कहा है? शेखर बाबा ने खुद कहा है जी। माया ने गर्दन इतनी तेजी से इसकी जानिब मोड़ी कि हड्डी चटकने की आवाज़ सुनाई दी। शेखर ने ऐसा क्या कहा था? कब? हाँ जी। नहीं जी। रूपा तस्सी करने लगी। आपके ठाकुर शेखर ने नहीं, ये बाबा शेखर की बात कर रही है। बाबा शेखर कौन? वो सांस रोके मुंतजिर थी। बेली में एक जोगी बाबा रहता है, अमल भी करता है, तोड़ भी करता है। इसका नाम शेखर है। वो एकदम खड़ी हो गई। जहन में छकड़ से चलने लगे थे। रतन बुआ, पालकी तैयार है, मुझे मलकों की हवेली जाना है, जल्दी चलो। रूपा हैरान परेशान से रोकती रह गई, मगर वो नहीं रुकी। इसे बदर से मिलना था अभी और इसी वक्त। पालकी कब रूपा के घर से चली और कब मलकों की हवेली के सामने रुकी, इसे इल्म ना था। वो बस अपने दिल और दिमाग में एक ही फिक्रे की तकरार सुन रही थी। मंगल सिंह ने मरने से पहले शेखर का नाम लिया था। जब वो पालकी से उतरी तो इसकी हथेलियाँ भिंची हुई थी और चेहरा गुस्से की तमाज़त से दहक रहा था। इसने बड़ा सा दरवाज़ा पार किया। सामने तवील रविश थी। इसके इख्तिताम पे बरामदा था। बरामदे के सिरे पे इसे बदर खड़ा नजर आया। वो तेज़ तेज़ कदमों से चलती करीब दौड़ती हुई इस तक आई। छत के बरामदे में गमले का पानी लगाती जोहरा के हाथ एक लम्हे को पत्थर हो गए थे। माया एक हैरत आमेज़ बड़बड़ाहट बरामदे में खड़े बदर के लबों से फिसली थी। वो चंद कदम आगे रविश पर आ गया। इतने में वो इस तक पहुंच चुकी थी। इससे कबल कि वो कुछ कहता, माया ने एक जोरदार थप्पड़ इसके मुंह पर मारा था। काश मैं इतनी अक्लमंद होती कि तुम्हारा असल चेहरा इस रोज़ पहचान लेती जब तुमने ढांटे में चेहरा छुपाए मेरा रास्ता रोका था। मैं जानती थी कि बेली के डाकू कौन हैं, मगर मैंने किसी से जिक्र नहीं किया। मैंने पुलिस में रिपोर्ट नहीं की। मैंने ये भी नहीं जताया कि मैंने तुम्हारी जान बचाई थी। मगर तुम आस्तीन में छुपे वो सांप थे जो मुझे डसते रहे। गम और गुस्से से इसकी आवाज़ काँप रही थी। माया, क्या हुआ? वो शशदर सा खड़ा था, इतना शशदर कि चेहरे को छूने को हाथ भी नहीं उठा सका। मत लो मेरा नाम, मुझे तुम्हारी सूरत से भी नफरत है। वो जोर से चिल्लाई थी। तुमने क्या सोचकर शेखर का नाम लिया? इसे भूत कहा, इस पर इल्ज़ाम लगाया। हाँ, क्यों नाम लिया तुमने मेरे पति का? क्या पूरे गांव में सिर्फ एक शेखर था? क्या तुम नहीं जानते थे बरसों इधर रहने के बावजूद कि एक जोगी भी इसी नाम का इस गांव में रिहाइश पजीर है? फिर भी तुमने मेरे शेखर पर इल्ज़ाम लगाया। वो हिज़्यानी अंदाज में चीख रही थी, चिल्ला रही थी और वो बुत बना खामोशी से सुने जा रहा था। आज के बाद तुम मुझे अपनी सूरत भी मत दिखाना। ना मैं किसी बदर को जानती हूँ, ना मेरा किसी बदर से कोई ताल्लुक़ है। वो मुड़कर तेज़ तेज़ चलती बाहर निकल गई और वो इसी तरह साकित सा वहीं खड़ा रहा। जोरा के जलते दिल पर ठंडी फुहार पड़ने लगी। एक खूबसूरत मुस्कान इसके लबों को छू गई। बिलाखिर वो बदर को छोड़ गई थी। पालकी में बैठते ही थाने चलो के अल्फाज इसके लबों से अदा हुए थे और जब पालकी ने इसे थाने के सामने उतारा तब भी वो इसका सुंदर चेहरा सुर्ख अंगारा हो रहा था। खट खट करती किसी के रोकने पर रुके बगैर वो अंदर आ गई। इंस्पेक्टर शाह कलम संभाले कागज़ पर कुछ लिख रहा था। आहट पर सर उठाया, उसे देख कर चौंका। मेम साहब आप? वो कागज़ कलम रख कर उठ खड़ा हुआ। तशरीफ़ रखिए। खैरियत? खैरियत नहीं है। वो बैठी नहीं, इसी तरह खड़ी रही। कहिए क्या हुआ है? इंस्पेक्टर बैठ गया और एक नया कागज़ निकाल लिया। FIR काटो। किसके खिलाफ? बेली राजपूता के भूतों के खिलाफ। वो दांत पर दांत जमा कर बोली, बेली में भूत हैं क्या? मैंने देखे हैं। कब? किधर? इंस्पेक्टर शाह का जिरह करता पे दर पे सवाल करता चैलेंज करता अंदाज ऐसा था कि वो जो कुछ कहने वाली थी यकलख्त रुक गई। सवाल का जवाब ना पाकर इंस्पेक्टर ने सर उठाकर इसे देखा।
جو بہت غور سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ جرحا کرتا انداز اور اس کی چھوٹی چھوٹی آنکھیں، مایا کو ایک دم کچھ یاد آیا۔ اندھیرا، جنگل، ساکن بگی، راہزن اور وہ آواز، اسے جانے دو نادر، یہ بیلی راجپوتہ کی ملکہ ہے۔ اس کے کان سائیں سائیں کرنے لگے، اس کی نگاہیں بے اختیار انسپکٹر کے نام کی تختی پر جھک گئیں۔ انسپکٹر نادر شاہ۔ غزل کے سارے ٹکڑے جڑنے لگے، تصویر سامنے آنے لگی۔ وہ گہری سانس لے کر میز پر جھکی۔ پرچہ کاٹو انسپکٹر نادر شاہ اور میرے نامزد مشتبہ افراد کی فہرست اس میں لکھو۔ لکھوائیے مادام۔ وہ قلم ہاتھ میں لیے منتظر تھا۔ لکھو بیلی کے بھوتوں کا نام جو راتوں کو ڈھاٹے باندھ کے شرفا کی عورتوں کو لوٹتے ہیں اور دن چڑھے معززین بن جاتے ہیں، اندھیرے میں قبرستان کو کھودتے ہیں اور ان میں خود واویلا کرتے ہیں۔ تم سب ایک ساتھ ملے ہوئے ہو اور سب نے مل کر شیکھر کو مارا ہے۔ لکھو، مجھے شک ہے ٹھاکر رگھو ناتھ پہ۔ نادر شاہ سر جھکائے تیزی سے لکھتا جا رہا تھا۔ اور لکھو ٹھاکر گوپال راج۔ اور مسرور سے منتظر انداز میں نادر شاہ نے استفسار کیا، اور بدر غازاں، آپ ہوش میں تو ہیں میم صاحب؟ پہلے نہیں تھی مگر اب آ گئی ہوں۔ وہ اسی طرح میز پر جھکی ہاتھ رکھے طنز سے بولی، آپ ایک شریف آدمی کو مشتبہ نامزد کر رہی ہیں۔ آپ شریف کسے کہتے ہیں؟ آپ کسے کہتی ہیں؟ کم از کم اسے نہیں جو تمہارا دوست ہے۔ دیکھیں میم صاحب، وہ ہاتھ اٹھا کر سختی سے بولا، جب میں اس وردی میں ہوتا ہوں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ میرے کسی سے کیسے ذاتی تعلقات ہیں۔ میں اصول پہ کچھ سمجھوتا نہیں کرتا، صرف یہ پوچھا ہے کہ بغیر ثبوت کے کسی کو مشتبہ نامزد کرنے کی وجہ تم بھی جانتے ہو اور میں بھی جانتی ہوں کہ شہنشاہ برطانیہ کے قانون میں مجھے کسی کو مشتبہ نامزد کرنے کے لیے ثبوت درکار نہیں ہے۔ ہاں، وہ قتل سملہ، مگر اخلاقی طور پر آپ کو ثبوت کی ضرورت ہے۔ تو اب بیلی کے راہزن مجھے اخلاقیات پڑھائیں گے؟ آپ میری توہین کر رہی ہیں۔ نادر کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ شکر کیجئے میں راہزنی کی اس واردات کا پرچہ نہیں کٹوا رہی جو چند روز پہلے بیلی کے جنگل نے دیکھی تھی۔ وہ تلخی سے مسکرا دیا۔ یہی تو بات ہے میم صاحب، میں نے سنا ہے اس واردات میں ڈاکو نے بہت احسان کیا تھا آپ پر، آپ کو جانے دیا تھا۔ شاید ان کے سرغنہ نے ایسا کہا تھا اور بعد میں دیگر ڈاکو نے اس سے اس بات پر ناراض ہو کر گروہ توڑ دیا کہ ان کے اصولوں کی کتاب میں یہ نہیں لکھا تھا کہ اگر فرنگی کوئی محسن ہو تو اسے نہیں لوٹنا۔ وہ چونکی مگر ظاہر نہیں ہونے دیا۔ بہرحال معلومات اس کے لیے نئی تھیں۔ دیگر ڈاکوؤں سے آپ کی مراد آپ خود ہیں۔ مجھے ایسے جھٹکا کھا کر رہ گیا۔ آپ تو الزام در الزام لگائی جا رہی ہیں۔ وہ شاید بہت اچھا اداکار تھا، مجھے علم تھا تم مکر جاؤ گے، مگر خیر، پرچہ چاک کرو۔ بدر غازہ کے خلاف اس نے قلم اٹھا لیا۔ بے شک پر کاٹ لیتا ہوں، مگر پھر بھی آپ سوچ لیں۔ بدر غازہ کے خلاف اس نے قلم اٹھا لیا۔ بے شک کاٹ لیتا ہوں، مگر آپ پھر سوچ لیں۔ کیا واقعی شخص کا نام لکھوانا چاہتی ہیں جس کے بارے میں آپ کو یہ غلط فہمی ہے کہ وہ میرا دوست ہے؟ میں تو ٹھاکروں کے نام بھی لکھوانا چاہتی ہوں۔ آپ نے ان پر اعتراض کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ ان کا اس معاملے سے تعلق ہے۔ شیکھر ان کا رشتہ دار تھا، وہ ایسا کر سکتے ہیں۔ مگر بدر، خیر میں پرچہ کاٹے دیتا ہوں تاکہ آپ کو یہ خیال نہ رہے کہ بدر میرا دوست ہے۔ پھر مسکرا کر میز پر قدرے آگے کو جھکا، مگر ایک بات یاد رکھیے گا میم صاحب، بیلی کے ایک شخص نے بھی آج تک مجھے یا بدر کو راہزنی کی کسی واردات میں نامزد نہیں کیا۔ وہ سینے پر بازو باندھے سیدھی کھڑی ہو گئی۔ انسپکٹر صاحب، اس نے چہرے پر آئے بال پیچھے ہٹائے، میں نے راہزنی کی واردات میں بدر کا نام تو لیا ہی نہیں، صرف آپ کی بات کی تھی۔ نادر شاہ گڑبڑایا مگر جلد سنبھل گیا۔ معذرت۔ پھر پرچہ کاٹ کر کاغذی کارروائی مکمل کی۔ مجھے امید ہے آپ شیکھر کے قتل کی تفتیش کے سلسلے میں ان تینوں افراد کو تھانے بلوا کر پوچھ گچھ کریں گے۔ آپ بے فکر رہیے، میرے ان تینوں افراد سے برابر کے تعلقات ہیں، نتائج آپ کی مرضی کے مطابق ہوں یا نہ ہوں، مگر تفتیش ضرور ہوگی۔ اس کے انداز میں ہلکا سا طنز تھا۔ وہ استہزائیہ سر جھٹک کر منہ میں انگریزی میں کچھ بدبداتی واپس مڑی ہی تھی جب اس نے نادر شاہ کو کہتے سنا تھا، بدر میرا دوست نہیں ہے، اور باہر نکلتے ہوئے مایا کو لگا تھا وہ سچ کہہ رہا ہے۔ شاید راہزنی کی اس ادھوری واردات نے وہ دوستی ختم کر دی تھی۔